हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर। तो मेरा नाम है रोशन और मैं करा रहा हूँ आपको आरओ का टेस्ट। तो अगर आप आरओ का फॉर्म भरे हैं, आरओ का एग्जाम आने वाला है जो कि फरवरी मंथ में है, तो उसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आज टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले 1 और 2 नंबर टेस्ट करा दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर देखिए इसी चैनल पर, पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए, आप अगर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र पढ़ना चाहिए। क्योंकि घटना चक्र पढ़ने से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए गए हैं। तो आप लोग जाकर उससे जुड़िए और प्लेलिस्ट ओपन करिए, जाकर देख सकते हैं। उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक सभी टॉपिक पर वीडियो बनाया गया। तो आप लोग जाकर देख लीजिए, एक बार उससे जुड़िए। और जब जुड़िएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज टेस्ट नंबर संख्या 3 को। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष? तो यह होती है 11 वर्ष में। देखिए, सूर्य में जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां काले काले धब्बे दिखाई देते हैं जो सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग में होते हैं। इन्हें सौर कलंक कहा जाता है और इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया 11 वर्षों में पूरी होती है। सौर कलंकों में से प्रबल चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी की बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। नेक्स्ट है, बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये जानते ही होंगे। यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, पृथ्वी से निकट पहला तो ये पृथ्वी शुक्र पड़ेगा, फिर दूसरा मंगल। और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। और चौथा है, इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो ये सभी के सभी कथन सही है, लेकिन ये दूसरा वाला गलत है। दूसरा क्यों गलत है? देखिए, बुध सूर्य से निकटतम ग्रह है जबकि पृथ्वी से निकटतम ग्रह सूर्य शुक्र है। अन्य सभी कथन सही है। बुध का तापांतर लगभग 560 डिग्री सेल्सियस है जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। और इसका एक पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ठीक है। जैसे पृथ्वी यहाँ पर है तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा और यहाँ पर आपका बुध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मंगल है। ठीक है। तो ये पहला ये हो जाता है और फिर ये दूसरा हो जाता है। इसके बाद तीसरा आपका ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। और इस दूसरा कथन है, इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। तो क्या यह सही है? तो ये दोनों कथन सही है। तो देखिए, उपसौर की दशा में पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है और यह स्थिति प्रत्येक 3 जनवरी को लगभग होती है। और देखिए, जैसे कि आज है 2 जनवरी। ठीक है। तो कल कल के डेट में उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा पर, अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील, सूडान। तो ये आपका है, आपका सूडान। सूडान जो है मकर रेखा पर देश पर नहीं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? डोबर जल संधि, कुक जल संधि, डेबी जल संधि या बेरिंग जल संधि? तो ये हो जाएगा आपका बेरिंग जल संधि। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग साथ साथ निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा है। यह बेरिंग जल संधि के लगभग समांतर है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकी सागर को आपस में जोड़ती है। ओके। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असमंजसता कहलाती है? मोहो असमंजसता, गुटेनबर्ग असमंजसता, लेहमैन असमंजसता या रेपेटी असमंजसता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहो असमंजसता, ऑप्शन नंबर ए। ओके। निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन के अनुसार एक असमंजसता का निर्माण होता है जिसे मोहन असमंजसता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। औसतन है 15 करोड़। दूसरा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तीसरा है, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकंड में पहुंचता है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3? तो ये पहुंचेगा
ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए लगभग 1.2 सेकेंड लेता है, न कि 2.4 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन या मैग्नीज या निकेल। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अवसादी चट्टानों में। तो देखिए आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। यह परतदार चट्टानें होती हैं जिनमें जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषों का योगदान होता है। अवसादी चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत होती है, तो इसलिए अवसादी चट्टानें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। दूसरा है, यहाँ ग्लोब का सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। और तीसरा है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा या दोनों या 1, 2, तीनों सही है? तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो है ऑप्शन वो सही है। 5 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री साउथ नॉर्थ अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इस कारण यहाँ का तापमान सर्वाधिक पाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होने वाली वर्षा अत्यधिक मात्रा तथा बादलों के घिरत रहने के कारण धरातल को सूर्य तप की अपेक्षा कम मात्रा मिलती है। इसीलिए ग्लोब का सर्वाधिक तापमान यहाँ पर नहीं बल्कि अयनवर्ती रेखाओं के पास में होता है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 है और केवल ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल में धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण को प्रक्रिया कहलाती है। अनुमोल विकिरण, प्रतिलोम और लघु तरंगी विकिरण, या इनमें से कोई नहीं? तो यह हो जाएगा प्रतिलोम विकिरण। पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया को प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह एवं निचले वायुमंडल का तापमान अधिक बना रहता है। इसे हरितगृह प्रवाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? वन आच्छादित सतह, मेघ आच्छादन, मरुस्थल या हिम आच्छादित सतह? कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिम आच्छादित सतह। देखिए किसी सतह पर कुल प्राप्त और ऊर्जा का जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% माना जाता है। तो इसमें हो जाएगा हिम आच्छादित सतह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, उपोष्ण निम्न दाब क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण लगभग प्रतिदिन ही यहाँ कुछ न कुछ वर्षा हो जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्द्रता की सर्वाधिक मात्रा देखी जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर आर्द्रता की मात्रा में कमी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच में है। सही है। यहाँ केवल सहमानी वर्षा है, तो ये गलत है। देखिए सहमानी वर्षा यहाँ गलत है, यहाँ केवल का भी शब्द लगा है तो पहचान जाइए। फिर तीसरा है, यहाँ वर्षा मात्रा 175 से 200 सेंटीमीटर अंकित की जाती है, ये सही है। और चौथा है, यह प्रदेश अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें बी जो है ये हो जाएगा गलत। क्यों है? तो देखिए भूमध्य रेखा वर्षा पेटी में वर्षा की अधिकतम मात्रा संवहनी प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर पर्वतीय प्रकार की वर्षा भी प्रायः देखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? तो यह रखा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो यह हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा को न्यू साउथ वेल्स की धारा भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित एक गर्म जल धारा है जिसका संबंध प्रशांत महासागर से है। वही पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक ठंडी जल धारा है जो हिंद महासागर में प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से बनती है? तो ये बनती है आपका ड्रामलिन से। पवन की निक्षेपण क्रिया के परिणाम स्वरूप बरखान, लोयस, बजादा और बालुका स्तूप आदि का निर्माण होता है।
उपयुक्त में से मशरूम रॉक पवन के उपरदन क्रिया के लिए फलस्वरूप बनती है, जबकि ड्रामलिन जो है हिमनद द्वारा उत्पन्न निक्षेपण स्थल रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हिमनद द्वारा, पवन द्वारा, ये होता है भूमिगत जल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। जब नदियां अपरदन प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो वे किस प्रकार के मैदान का निर्माण करती हैं? तो यह करती हैं आपका पटल और काष्ठ, ये हो जाएगा समप्राय मैदान। तो जब नदियां अपरदन प्रक्रिया द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तो संपूर्ण भूभाग एक विस्तृत मैदान में बदल जाता है, जिसे संप्रदाय मैदान कहा जाता है। संप्राय मैदान, संप्रदाय नहीं, समप्राय। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी के संबंध में पहला है, लावा में सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्राय शांत होते हैं, या दूसरा है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, या तीसरा है, हवाईयन ज्वालामुखी में लावा की प्रकृति क्षारीय होती है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा 1 और 3 कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। देखिए, मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर उद्गार प्रायः विस्फोटक होते हैं, और ज्वालामुखी की विस्फोट के संदर्भ में पिलियन तुल्य ज्वालामुखी को सर्वाधिक विनाशकारी माना जाता है, और हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का लावा प्रायः तरल एवं क्षारीय होता है एवं इनका उद्गार शांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा आपका परिप्रशांत महासागरीय मेखला। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो यह हो जाती है आपका रेडान में। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर किया जाता है, और दूसरा कथन है, वह स्थान जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले किया जाता है और उसे उपकेंद्रीय केंद्र कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका केवल बी सही है। इसमें क्या बताना है, कौन सा सही कथन सही है? तो देखिए, भूकंप आने पर पूर्व वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है, ऑप्शन बी नहीं, ये दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये जो है तीव्रता रिक्टर स्केल में मापा जाता है, रिक्टर स्केल हो जाएगा, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंगे होती हैं, और सुनामी शब्द का जापानी शब्द का भाषा ये है, सुनामी। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो केवल दो सही है। सुनामी मूल रूप से ज्वारी तरंगे, ये होती गलत है। देखिए, सुनामी भाषा जापानी भाषा है, जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें, किंतु इनका ज्वारी तरंगों से कोई संबंध नहीं होता है। तो वस्तुतः यह लंबी एवं कम कंपन वाली समुद्री लहरें हैं, जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। यह अत्यंत विनाशकारी होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च महासागरीय जलधारा है? क्यूराइल, कनारी, लेब्राडोर, या गल्फ स्ट्रीम? ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टाने में पाए जाते हैं? तो यह पाई जाती हैं आपके अवसादी चट्टानों में। अग्नेय तथा रूपांतरित सॉरी अग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। यह परतदार चट्टानें होती हैं, जिनमें जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेषों का योगदान होता है। अवसादी चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर विस्तृत होती है। नेक्स्ट है, प्रवालों के समुचित विकास के लिए कितना औसत तापमान की आवश्यकता होती है? तो यह होती है आपकी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर महासागरीय जल की औसत तापमान क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, या पहले से वृद्धि फिर कमी होती है? कमी होती है। देखिए, तो विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है, जबकि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर सूर्य के किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। इस कारण विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ समुद्री जल के तापमान में भी उत्तरोत्तर कमी आती है, इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ है? पच्छाद स्तरीय, पच्छाद मेघ, और उच्च स्तरीय। तो याद कर लीजिए इसको, पच्छाद मेघ हो जाएंगे, ठीक है।
बादलों के वर्गीकरण के अनुसार पच्छाव मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल व छितराए हुए होते हैं। हम हिमकरणों से बने होते हैं, यह हिमकरणों से बने होते हैं। इनसे प्रायः वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें चक्रवात के आगमन का सूचक भी माना जाता है। तो पच्छाव मेघ याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों का दिशा होती है, तो यह होती है उत्तर से दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। उत्तर पूर्व, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लोकेशन है, तो ये है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महासागरीय जल के स्तर का औसत दैनिक तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। दूसरा है, सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान जून में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर माह में अंकित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही है। महासागरीय जल का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस इससे कम होता है। सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त माह में तथा न्यूनतम फरवरी माह में अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर की औसत लवणता सर्वाधिक है? तो यह है अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है, महासागरीय जल की लवणता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये है सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर। 3 कथन है। पहला कथन है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी। दूसरा है, जिस स्थान पर तापक्रम अधिक रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहां पर लवणता भी अधिक होती है। तीसरा है, नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये जाएंगे तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाला ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फोटॉन। नेक्स्ट है, महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान तीव्र गिरावट आती है, इसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन महासागरीय जल का वह सीमा क्षेत्र है जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है, इसे ही ताप प्रवणता कहते हैं, इसे दूसरी परत कहते हैं। और जो पहली परत के नीचे पाई जाती स्थित है, इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश किस रूप में आता है? तो यह आता है आपका लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर असत्य लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, असत्य। पहला कथन है, महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है। और दूसरा है, सामान्यतः गहराई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। तीसरा है, सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0% के रूप में दर्शाया जाता है। और चौथा कथन है, समुद्र का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल से निम्न ही रहता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यही जो है गलत है। यह है, समुद्र का क्वथनांक सामान्य जल से ऊंचा ही रहता है, इसकी लवणता अधिक रहती है, तो वाष्पीकरण कम होता है। समुद्र में धाराएं, सागरीय जीव इत्यादि लवणता से नियंत्रित होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर जल वायुदाब की कुल कितनी पेटियां होती है? तो ये होती है 7। अब इसका नाम भी जान लीजिए, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटियां, ध्रुवी उच्च दाब पेटियां, ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, फैरल ने हवाओं के दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन कैरियोलिस बल के आधार पर किया था। कैरियोलिस बल के नाम पे जानते ही होंगे, कैरियोलिस ऐसे। और सेकेंड है, जिस दिशा में हवाएं प्रायः वर्ष भर चला यानी बहा करती हैं, उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। तीसरा है, पवनें उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं, ठीक है। और चौथा है, फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती हैं। तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पवनें जब स्थल से जल की ओर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बहती हैं तो उनके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। और इसी के संबंध में फैरल ने एक नियम दिया, जिसे फैरल का नियम कहते हैं। फैरल के नियम के अनुसार धरातल पर स्वतंत्र रूप से चलने वाली सभी पवनें पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, इसीलिए, ठीक है।
तो ये उल्टा गया इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, किन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है? तो यह होता है स्थलीय समीर। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए पवने और क्षेत्र। यहाँ पर सिराको, गिनी, विली, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं बताना है, कौन सा गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो इसमें है सिराको गिनी, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। फॉन है स्विट्जरलैंड में, विल्जर्ड है कर्नाटक में। तो ये यहाँ पे जो सिराको है, ये सिराको आपका गलत है। इसमें ये सिराको जो है यहाँ पर मिस्र में और लीबिया, गिबली, ट्यूनीसिया, चिली में पाया जाता है। इसे देखिए लाल बालू लाल बालू जो है, लाल रेत बहुत उड़ते हैं हवा में, और जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं। तो याद रखिए ये मिस्र साइड में पाए जाते हैं। मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है वह? तो वह कहलाता है उष्मांक। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उष्मांक स्थिति हो जाती है, उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ओके, निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष बाहर वर्षा होती है? वर्ष भर होता है, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये भूमध्य रेखी तथा समशीतोष्ण प्रदेशों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दुधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? तो ये होता है ये पच्चाभ स्तरीय मेघ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट है रूर, यानी रूर प्रदेश की किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक। तो ये हो जाएगा आपका कोयला, ये जर्मनी में भी स्थित है। चिक्विक माटा यानी चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिली में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तांबा के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन का क्रिवाय राग तथा ब्राजील का मिनास जिरास प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए जाना जाता है? देखिए यहाँ पे रूस और यूक्रेन का लड़ाई भी चल रहा है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे, और ऐसे पूछेगा। तो लव अयस्क के लिए याद रखिए, लव अयस्क, ब्राजील और यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी गई है? ड्यूनेव। राइन नदी। राइन नदी बहुत ही साफ नदी होती है, कहा जाता है कि सिक्का गिर जाए तो वो भी मिल जाता है। हम लोग के यहाँ तो स्कॉर्पियो गिर गया तो नहीं मिला था, बता रहे थे ऐसा खान सर। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका। तो ये है 1 और 2, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। देखिए इसका कि विश्व में रेल मार्गों का सघन घनत्व पश्चिमी यूरोप देशों तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। संसार में सर्वाधिक रेल मार्ग यूएसए में पाया जाता है। कुछ प्रमुख रेल मार्ग हैं जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन नेशनल रेलवे और सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग इत्यादि। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक 9322 किलोमीटर है। 9322, अगर बस थोड़ा सा ही कम है, कितना कम है, लगभग 678 किलोमीटर कम है, तो 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है किर्गिस्तान में। और कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र पाई जाने वाली मुख्य जनजाति होती है कालाहारी में। तो कालाहारी में पाई जाती है बुशमैन। बुशमैन बार बार पूछा जाता है कालाहारी, ठीक है, तो बुशमैन पाई जाती है। जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दिया जाता है? जापान का मैनचेस्टर, तो ये ओसाका को। ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीटर्सबर्ग को। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में पीटर्सबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 55 है,
लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लॉरेंस क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, कनाडा। तो ये है आपका फ्रांस में। 56 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? चीन, भारत, फ्रांस या यूएसए? तो यह है यूएसए में। तो देखिए शिकागो में ये है। और ये विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सुअर मांस का सबसे बड़ा केंद्र तथा गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए भी विख्यात है। तो सुअर का मांस और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है यूएसए में। सर क्वेश्चन नंबर 57 है, यूएसए का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो यह है सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? 90% चावल, तो यह होता है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया में। चावल एशिया के सर्वप्रमुख खाद्य फसल है। इसी कारण एशियाई संस्कृति को चावल संस्कृति कहा जाता है। चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, जिसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। विश्व का लगभग 90% चावल दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक में स्थित है। कटक कहाँ है बताइए आप लोग, भारत में किस जगह पे है? 59 नंबर है, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? तो भारत, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा आपका भारत का। तो देखिए इसमें कुछ और भी हैं, जैसे गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान भारत है, जबकि गेहूं, चावल, मूंगफली के वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, और जबकि गन्ने के वैश्विक उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील का है। ठीक है, सबके बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति की क्षारीय मृदा कहलाती है। दोमट मिट्टी, लेटेराइट, मरुस्थलीय या कपासी? तो ये होती है मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलों और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि गुण है? तो यह है आपका गहन कृषि। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यह है माउंट एकांगुआ। क्वेश्चन नंबर 63 है, दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट नामक मरुस्थल किस देश में है? तो यह है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? सऊदी अरब, यमन, जिबूती या लीबिया? तो यह है आपका लीबिया। लीबिया जो है लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है। लीबिया कहाँ पर है? तो लीबिया आपका हो जाएगा इजिप्ट के बगल में। इजिप्ट मतलब मिस्र, यहाँ पे मिस्र हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लीबिया। ठीक है, तो लाल सागर तो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ इस सीमा नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट है, यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती है? यूराल और वोल्गा, तो ये है आपका कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर कहाँ पर है? तो कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है। यूराल और वोल्गा नदियां कैस्पियन सागर में गिरती हैं। यह विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और कैस्पियन सागर से निम्न देशों में सीमाएं मिलती हैं, रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बगदाद टिग्रिस नदी, बान राइन नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी या वियना स्वान नदी? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। तो यह है वियना। ये वियना जो है स्वान नदी, ये गलत है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो ड्यूनिम नदी के किनारे बसा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्वान नदी के तट पर है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है, और दूसरा है, यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा कथन इसमें सही बताना है? तो ये हो जाएगा, इसमें सिर्फ पहला कथन सही है, ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये गलत है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित घास का मैदान है। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण न कि उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट है, बाल्टी सागर को उत्तरी सागर में कौन सी नहर जोड़ती है? बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से, ठीक है, बाल्टी सागर याद रखिए और उत्तरी सागर, तो यह है कील नहर। देखिए बाल्टी सागर को उत्तरी सागर से कील नहर जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ती है। इस सबका लोकेशन याद रखिए। ये बाल्टिक और उत्तरी सागर ये यूरोप का है, ठीक है, और पनामा जो है ये आपका साउथ अमेरिका मतलब मध्य अमेरिका इसको रखिए। और स्वेज नहर तो जानते करते हैं, यहाँ पर एशिया हो जाएगा, और वो अफ्रीका, भूमध्य सागर भी रहता है उसी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है 69 नंबर। निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण, देखिए जापान का पूछता है तो उत्तर से दक्षिण बताना है। उत्तर इधर हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है, कौन सा इसमें आता है।
तो इसमें देखिए पहले इसमें होकेडो हो जाता है, और फिर होन्सु, सिकोकू और क्यूसो, सबसे लास्ट में क्यूसो रहेगा। तो क्यूसो देखिए इसमें सब में है क्यूसो या होकोडो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होकोडो, होकेडो, होन्सु, सिकोकू और क्यूसो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया, मध्य एशिया बताना है। ठीक है, तो ये है अफगानिस्तान, मध्य एशिया में नहीं, बाकी ये सब है, 5 देश है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इसमें तुर्कमेनिस्तान है, और उज्बेकिस्तान तो हो ही गया, और तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, इन सब का लोकेशन याद रखिए तब भी मिलेगा। तो यह है डेनमार्क की संधि। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, जबकि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि जो है, डोवर यहाँ पर है, डोवर जल संधि, तो ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, जबकि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और यहाँ पे डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क को आइसलैंड को अलग करती है तथा उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल जो है, तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती है, जबकि आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, तो यह है विषुवत रेखा को। नेक्स्ट है, रेड इंडियन, एक्सिमो, इन्यूट तथा अलूटस आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी है? तो ये है आपके उत्तरी अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 74 है, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? तो ये देखिए इसका याद रखिए, बोलिविया और पराग्वे स्थलबद्ध यही है, बाकी सब समुद्र से लगे हुए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, तो यह है कुक जल संधि। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसके बारे में और देख लीजिए, जैसे है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को कुक जल संधि अलग करती है। कुक संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर को जोड़ती है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी दक्षिण द्वीप पर स्थित है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं, और कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, इतना याद रखिए न्यूजीलैंड के बारे में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी बताना है। तो देखिए कुछ राजधानियां कभी कोई पूछ देता है, तो यहाँ पर अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स सही है, पेरू लीमा सही है, वेनेजुएला काराकस सही है, चिली की राजधानी देखिए ये क्यूटो दिया है, ये क्यूटो नहीं है बल्कि होता है सेंटियागो। क्यूटो है इक्वाडोर की राजधानी, ये इक्वाडोर की हो जाएगी, और ये चिली हो जाएगा, चिली का सेंटियागो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा संलग्न है? कौन सा है? देखिए इसमें अफगानिस्तान तो आपको याद रखोगे 112 किलोमीटर, लेकिन अब इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा म्यांमार के साथ में। तो बता देता हूँ आपको कि भारत बांग्लादेश के साथ में, पहले तो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ में 4996, 97 याद रख लीजिए तो भी सही है। और चीन के साथ में चीन के साथ में है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में है 3323 किलोमीटर, और नेपाल के साथ में है 1751 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ में है आपका 1643 किलोमीटर का, और भूटान के साथ में 699, और अफगानिस्तान में 1600, सॉरी 1600 नहीं 106 किलोमीटर, 106, ये अफगानिस्तान का है सबसे कम। और उसके बाद क्या होता है? भूटान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है? यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 81 है, जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? जीरो लाइन, तो ये करती है त्रिपुरा के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। दूसरा है, पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वारनद मुख तथा पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाए जाते हैं। तीसरा है, पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। चौथा है,
पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फीटे होने के कारण पश्चिमी तटीय की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। तो इसमें ऑप्शन सी है, यही गलत है। पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग। काल क्रम में सही शैल क्रमों की सही क्रम क्या होगी? कुड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन, विंध्य, धारवाड़, आर्कियन, विंध्य, कुड़प्पा, आर्कियन, धारवाड़, विंध्य, कुड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य। तो ये हो गया आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खीरगंगा उत्तराखंड में, अरावली महाराष्ट्र, अत्रि ओडिशा, जकरेम, जकरेम यहाँ मेघालय लिखा है, जकरेम मेघालय में नहीं है। तो इसमें देखिए, नहीं, जकरेम मेघालय का ही है। खीरगंगा, तो खीरगंगा ये हिमाचल प्रदेश में है, न कि उत्तराखंड में। देखिए सटे हुए हैं इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है। देखिए यह क्वेश्चन छूट रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुग्याल, उखरूल, खज्जर, उसमें से कोई नहीं। तो ये जगह से कोई नहीं। भारत में जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, मर्ग, जबकि उत्तराखंड के इन्हें बुग्याल, पयाल कहा जाता है। खज्जर हिमाचल प्रदेश का तथा उखरूल मणिपुर राज्य में स्थित घास के मैदान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? डायमीर जम्मू कश्मीर, और छोटा सीगरी हिमाचल प्रदेश, जेमू सिक्किम, और नामिक ये लद्दाख। तो ये जो लद्दाख का है यही गलत है। देखिए ये है आपका नामिक हो जाएगा, ग्लेशियर उत्तराखंड में है, कुमाऊं गढ़वाल रेंज में। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 87 नंबर है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। दूसरा है तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। तीसरा है घाघर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। और चौथा है उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। इसमें हो जाएगा कि उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से निर्मित है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर संकरा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा कथन गलत है? अरे कौन सा क्वेश्चन इसमें सुमेलित मिलाना है? भारत के जलप्रपात है और अवस्थिति है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। दूध सागर आपका हो जाएगा इसमें गोवा में, और बरकाना आपका हो जाएगा कर्नाटक में। खंदादार ये है उड़ीसा में, और पलानी हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार ये हो जाएगा 4 1 2 3 किसमें है? 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है। दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंदादार उड़ीसा और पलानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? अच्छा, इसमें मिलाना है कौन सा पर्वत श्रृंखला। तो ये है चुरिया मुरिया पहाड़ियां, डुंडवा श्रेणी, चोयू और कटजल। देखिए कटजल नहीं है, बाकी 1 2 3 जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो देखिए चुरिया मुरिया पहाड़ियां डुंडवा श्रेणी और चोयू पहाड़ी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जबकि कटजल जो है अंडमान निकोबार में है, इसीलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई? पूर्वी घाट श्रृंखला प्री कैबियन, हर्शियन, कैलिडोनियन या अल्पाइन। तो यह हो जाएगा कैलिडोनियन। भारत में कैलिडोनियन युग में कुड़प्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति हुई है, जबकि प्री कैबियन युग में अरावली पर्वत, हर्शियन युग में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत तथा अल्पाइन युग में हिमालय पर्वत श्रृंखला निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्रम कौन सा है? तो यह आपका है धारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन बाउंड्री फ्लड रेंज को बोलते हैं MBF, किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका लघु हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? रांची पठार, देवगढ़, पलामू या हजारीबाग पठार। तो ये हो जाएगा आपका देवगढ़ पठार। देखिए देवगढ़ पठार विंध्याचल बघेलगढ़ पठार में का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है।
तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है। अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, न कि कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट है, गंगा नदी में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? तो यह है महानंदा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री है। गोमुख से भागीरथी नाम से निकलती है। जब यह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है तो गंगा का निर्माण करती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी में बाएं तट से पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महागंगा नदी मिलती है। महानंदा नदी पूर्व की ओर से सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण कराती है और जिसका निर्माण हुगली और मेघना नदियों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। दूसरा है, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। और तीसरा है, यहाँ की नदियां विसर्पण नहीं बनाती। और चौथा है, यह वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं, ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। तो ऑप्शन बी इसमें है, ये गलत है। इसकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो यह 50 सेंटीमीटर से कम। 98 नंबर है, क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? कर्क रेखा के अधिक नजदीक होने के कारण, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण, समुद्री समकारी जलवायु के कारण या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण? तो ये हो जाएंगे आपके समुद्री समकारी जलवायु के कारण। 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो यह शीतोष्ण एवं उष्ण दोनों कटिबंधों में है। 100 नंबर क्वेश्चन लिखिए, अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? शीतकाल में सूर्य की, तो यह है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा, तो यह होती है 112 से 115 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? तो यह होती है काली मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 105 है, मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? जल संचयन क्षेत्र, तो ये कहा जाता है आपको स्तर ओ और स्तर बी, ए के बाद बी आता है जो बी स्तर पे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते जाते हैं। दूसरा है, हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है। तो यह दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, तांबे की प्राप्ति किस क्रम में चट्टानों से होती है? धारवाड़, आर्कियन, दक्कन या विंध्यन? तो यह होता है आपका धारवाड़ से। 108 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, यह प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं। दूसरा है, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तीसरा है, इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है। चौथा है, इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। तो ये आपका हो जाएगा, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109, छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही बताना है? इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। यह पेटी नीस एवं ग्रेनाइट शैलों से युक्त है। तीसरा है, यहाँ देश का लगभग 75% लौह अयस्क पाया जाता है। तो इसमें से बताना है 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसमें आपको हो जाएगा 1 और 2 सही है। यह 75% लौह अयस्क पाया जाता है, ये गलत है, 90% पाया जाता है। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है छोटा नागपुर खनिज पेटी को। 111 नंबर क्वेश्चन है, खेतड़ी की खान निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो यह है तांबा से।
भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक मूवी, अरे वो कर्नाटक में होता है। केजीएफ मूवी देखा होगा ना, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ, तो ये कर्नाटक में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कोलकाता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? हिंडाल्को, तो यह किया गया था आपके फ्रांस से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़, बकरी, खरगोश या ऊंट से? तो यह होता है खरगोश से। नेक्स्ट है, देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया है रानीपेट। नेपा नगर निम्न में से किस उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है? सीमेंट, दवाई, पेट्रो रसायन या अखबारी कागज? तो यह हो जाता है अखबारी कागज। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को जोड़ने के लिए कितने जनसंख्या आधार बनाया गया है? मैदानी इलाके में 1000, पहाड़ी इलाकों में 500 और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। कौन सा कथन सही है इसमें? तो ये हो जाएगा आपका, तीनों कथन सही है। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी? तो यह किया गया था 2015 में। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को, तो ये जाना जाता है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित, इधर उधर घूम घूम के करते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? गुलाबी क्रांति का, तो यह है आपका मांस उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को, एस स्वामीनाथन, इसको तो याद होगा, 1960 से 70 के दशक के थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है, टोडा जनजाति का निवास मुख्य तौर पर कहाँ माना जाता है? टोडा टोडा जनजाति, तो यह है नीलगिरी पहाड़ी। जौनसारी निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? जौनसारी, तो जौनसारी ये है उत्तराखंड की। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है? नागालैंड, नागालैंड थोड़ी ना करेगी, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, असम। तो ये हम लोग कहाँ के कर रहे हैं क्वेश्चन? तो आरो यारो उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लक्षद्वीप व मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, सुमात्रा व निकोबार दक्कन पास, तमिलनाडु व श्रीलंका ग्रैंड चैनल। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3 तीनों सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका 2 और 3 सही है। सुमात्रा व निकोबार ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु और श्रीलंका पाक खाड़ी द्वारा एक दूसरे के साथ अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों को घटता हुआ क्रम बताना है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो देखिए पहले हो जाएगा राजस्थान, तो होगा ही, राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ऐसे। भारत के किस राज्य की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करती है? कौन है ये, ऐसा कौन सा वो राज्य है? तो ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम ऐसे है ना, तो इधर से नेपाल और इधर से भूटान और ऊपर से चीन, ऐसे साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर के दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो इसको याद रखिए, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, शिवालिक, जास्कर हो जाएगा। तो इसमें नहीं, ये नहीं होगा, पीर पंजाल उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है ना, तो ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधीर और शिवालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। पूर्व से, ऐसे पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो मैकाले, सतपुड़ा और बिंद, ये हो जाएगा मैकाले, सतपुड़ा और बिंद। दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी, इलायची पहाड़ी, इलायची, पल, नीलगिरी, देखिए सब आस ही पास में है, तो इसको याद रखिए। पहले नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, फिर इलायची पहाड़ी सबसे नीचे है, दक्षिणतम बिंदु पे इलायची इलायची है। ठीक है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर, बुर्जिला दर्रा, जोजिला, रोहतांग और माना दर्रा। तो ये हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा, बुर्जिला और रोहतांग और माना दर्रा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। 133 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से, तो ये है टोंस नदी नहीं मिलती है। टोंस नदी गंगा के दाएं तरफ से मिलती है। गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, महानदी है। दाएं तरफ से मिलने वाली यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो तूतीकोरिन, न्यू मंगलोर, कोची और मर्मगोवा। तो ये हो जाएगा आपका तूतीकोरिन। क्वेश्चन नंबर 135 है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसमें हो जाएगा आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब इधर से इधर चलना है ऐसे। तो कौन सा सही क्रम है? तो ये हो जाएगा आपका सोन, बेतवा, चंबल, लूनी। ऑप्शन सी। चलिए, ये 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों को सीमा भूटान से साथ सीमा बनाती है? भूटान से, तो ये पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम है। त्रिपुरा नहीं बनाती, काट दीजिए। मिजोरम नहीं बनाती, काट दीजिए। त्रिपुरा नहीं बनाती, काट दीजिए। तो पश्चिम बंगाल ये हो जाएगा, ठीक है। कावेरी नदी भारत की किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी का लोकेशन याद रखिए। तो कावेरी नदी होकर के चलती है कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से। आंध्र प्रदेश नहीं है, और ये मध्य प्रदेश नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक, सबसे दक्षिण में है, तो यह है आपका शिवालिक हिमालय। क्वेश्चन नंबर 140 है और लास्ट है, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? नेपाल हिमालय, तो ये आपका हो जाएगा काली और तीस्ता नदी। देखिए, तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु व सतलज के बीच में होता है। कुमायूं होता है आपका सतलज व काली के मध्य में। नेपाल होता है आपका नेपाल हिमालय काली व तीस्ता के मध्य में। असम हिमालय होता है तीस्ता व दिहांग के मध्य में, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हम लोग ये क्वेश्चन खत्म हुआ। हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो इसको अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो बनाए गए घटना चक्र के, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे, और अगर आप नया फॉर्म आ गया है यूपी पीसीएस का, तो उसका भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसका टेस्ट कराया जा रहा है, चालू हो गया टेस्ट, ठीक है। तो उसका भी टेस्ट करिए। और अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो घटना चक्र भी पढ़ते रहिए। चलिए, फिर मिलते हैं, और कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी टेस्ट नंबर 4 भी आएगा।